अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SCE लर्निंग। चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम कंप्लीट डिटेल के अंदर अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करके आए थे। आज जो हम इसके MCQs को परफॉर्म करेंगे, अगर हम इस MCQs को देखें तो उसमें हमसे क्या क्या कर रहा है। इसमें उसने हमें B पॉइंट दिया हुआ है, C पॉइंट दिया हुआ है और कह रहा है कि जो C पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल लाई कर रहा है और पॉइंट A तक जा रहा है और उसे पॉइंट A से मीट कर रहा है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन हमने कौन सी फाइंड आउट करनी है? इक्वेशन जो है जो AC के ऊपर लाई करती है वो इक्वेशन फाइंड आउट करती है। तो जनरल इक्वेशन का जो हमने फार्मूला डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू क्या था, a प्लस एम एक्स। आप a की जगह b लिख लें। कुछ बुक्स में y इज इक्वल टू b प्लस एम एक्स लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स लिखा हुआ है। तो कुछ भी लिख लें a की जगह, क्योंकि तो अच्छा, अब हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है AC। अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, y पर ये पॉइंट है 6। ये मुझे कहाँ से पता चला? ये मुझे यहाँ से पता चला। ये x पॉइंट है, x 0 है और y क्या है, 6 है। तो क्या यहाँ पे भी y 6 ही होगा? जब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी y 6 होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी y क्या है, 6 है। x क्या है? x यहाँ पे वो पॉइंट होगा जो यहाँ पर होगा, इस जगह के ऊपर जो लाई कर रहा होगा वो यहाँ पे x होगा। अब अगर आपको ये जनरल फॉर्मूला याद हो तो इसमें पुट करके हम वैल्यू निकालते होते थे, ठीक है। लेकिन अगर हमें लीनियर इक्वेशन आ जाती थी उसको हम कैसे सॉल्व करते थे? तो हम कैसे सॉल्व करते थे, x लिखते थे, y लिखते थे, x में कोई वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू आती थी और फिर हम वो जो है कोऑर्डिनेट्स के प्लेन के इधर पॉइंट्स बना लेते थे, जहाँ पे हम x और y के पॉइंट्स लिख लेते थे। इसे हम अपनी वीडियो में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ भी हम कुछ इसी तरह करेंगे कि अगर मैं ये पॉइंट लूँ जहाँ पे x 0 है और मैं इस पॉइंट को यहाँ पे पुट करना चाहूँ तो a प्लस एम एक्स क्या हो जाएगा, 0। और अगर मैं यहाँ पे y पुट करना चाहूँ जो कि 6 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। इसी पॉइंट को अगर मैं दोबारा यहाँ पे पुट करूँ, y इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी है। एम एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। तो क्या ये इक्वेशन नहीं बन जाएगी? यानी कि ऑप्शन ए। अब चलें, अगर हमें ये इस तरह ना करना है, हम क्या करेंगे, हम फिर नीचे से ऑप्शन पिक कर लिया करेंगे। अगर हमें प्रॉब्लम हो रही हो तो हम क्या कर लिया करेंगे, नीचे से ऑप्शन पिक कर लिया करेंगे। तो जनरल फार्मूला में जो इक्वेशन थी उसमें कभी कोई ऐसी इक्वेशन थी s इज इक्वल टू 6? नहीं, उधर तो y इज इक्वल था, y इज इक्वल टू a प्लस एम एक्स। जनरल फॉर्म तो ये थी हमारे पास, तो ये तो गई ऑप्शन। अब वो कह रहा है y को 0 के इक्वल रखो। तो अगर मैं y को 0 के इक्वल रखूंगा तो यहाँ पे क्या है, y 0 पे आ जाना चाहिए, तो ये तो यहाँ ओरिजिन पे जाके आना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमारा गलत। कह रहा है y को नेगेटिव 6 रखो। लो जी, y को नेगेटिव 6 रख लूँ तो नेगेटिव 6 किस तरफ होता है, नेगेटिव 6 तो इस तरफ नीचे की साइड पे नहीं होता y डैश। तो ये ऑप्शन भी है। तो अगर हम ऑप्शन का एनालिसिस करें तब भी हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है, ऑप्शन ए। कभी कभी क्या होता है, कुछ MCQs ऐसे होते हैं जहां आपको जो सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता या हल नहीं कर रहा, तो आप नीचे से ऑप्शन पिक करके भी जो है उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। A line passes through the point 0, 5, ठीक है, और उसकी स्लोप है -2। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, द लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो यहाँ से हमें स्लोप निकालना आसान है। हमें अगर जनरल फॉर्म याद हो, y इज इक्वल टू a प्लस एम एक्स। तो देख लेते हैं किसमें जो है हमारे पास जो स्लोप है वो -2 है। तो ऑप्शन बी और सी में जो है हमारे पास स्लोप जो है वो -2 बनती है। देखिए यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे -2 है और साथ हमारे पास पॉइंट क्या है, 0 और 6। तो हम कोई एक ऑप्शन ले लेते हैं जहां हम पॉइंट 0 पुट करें। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ x का तो -5 आती है y की वैल्यू, तो ये ऑप्शन तो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, 5, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तुम्हारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, 4। द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, स्लोप फाइंड आउट करनी है। पहले इसको जनरल फॉर्म में ले आएंगे, 4y उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 5 हो गया। बल्कि -5 हमने इसी 5 हम इसी साइड पर रहने देते हैं क्योंकि हमें इस कंडीशन में चाहिए। हम क्या करते हैं, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब ये जनरल फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब 4 हमें साथ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम जनरल फॉर्म में देखें तो खाली y है। 4 हमारा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
4 हम डिवाइड कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, 4 इधर भी डिवाइड हो जाएगा और 4 5 के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप क्या आ रही है, 3 डिवाइड बाय 4। ये तो भाई हमारे पास स्लोप सिंपल आ रही है। अब अगर हमें परपेंडिकुलर स्लोप निकालनी हो तो परपेंडिकुलर आपस में क्या होते थे, 90 के एंगल बनाते होते थे। तो हमें यहाँ पे किसकी स्लोप फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर की स्लोप फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर की स्लोप क्या होगा, अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला शेयर किया था कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2, उनकी स्लोप हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो ये तो हमेशा -1 लिख करूँगी। तो ये तो हमने सिंपल स्लोप निकाली ना। अगर इसको परपेंडिकुलर करना हो तो इसको ऑपोजिट साइड में ऊपर नीचे कर दें और साइन चेंज कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ गई, अब हमारे पास परपेंडिकुलर आ गई। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये इस फॉर्मूले से हमने प्रॉपर्टीज, अगर आपको याद हो जो प्रॉपर्टीज में डिस्कस करके आए थे, वहीं से आगे जो हमने उसको एक्सप्लेन किया और वहीं से हमने ये अपना आंसर निकाला है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमें कह रहा है कि ये दो इक्वेशंस दी हैं, ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल के लिए हमने क्या पढ़ा था कि m1 इज इक्वल टू m2, तो पैरेलल होंगे। और परपेंडिकुलर के बारे में पढ़ा था m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से पहले की स्लोप ले लेते हैं, फिर दूसरे की स्लोप ले लेंगे। पहले तो इनको जो है जनरल फॉर्म में ले लो। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 3x माइनस 7, तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्वेश्चन क्या, दूसरी क्वेश्चन हम उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू -x प्लस 7, तो ये हो जाएगा -1/3 x प्लस 7, तो ये इसकी स्लोप आ गई। अब इन दो स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आंसर क्या आ रहा है, -1। तो हमारे पास ये कौन सी स्लोप बन जाएगी, हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगी। नेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ इक्वेशन r। तो y इंटरसेप्ट के लिए मैंने आपको क्या कहा था, y इंटरसेप्ट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y इंटरसेप्ट जो है हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था x 0 हो जाएगा। तो हम x 0 करके यहाँ से हम y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ये हमारे पास यहाँ पे ये होगी 0, तो y ये 3 जाके तो डिवाइड हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। तो y 3 कहाँ पे, b और c में। अब हमें जो है b या c ऑप्शन में से अपनी कोई राइट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। आगे देख लेते हैं, स्लोप निकालने अगर इसकी, तो स्लोप इसकी क्या है, ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 9/3 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3y, तो स्लोप क्या आ जाएगी, -4। अब ये किस ऑप्शन में -4 स्लोप है, इस ऑप्शन में -4, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट ऑप्शन हमारे पास इसकी हो जाएगी चार्ली। अगले सवाल में क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू c इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, ये वही जनरल फॉर्म है, y इज इक्वल टू a की जगह आप c लिख लें, वही बात है, cmx। तो ये क्या कह रहा है, ये 0 है, तो y इज इक्वल टू c है। अब ये लाइन किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, या आपके पास जो है वो एक्स वाई दोनों एक्सिस के पैरेलल। तो अब ये पैरेलल किसकी होगी, ऑफ कोर्स जब ये 0 हो जाएगा, तो अगर हम इसकी बात करें ये 0 है, तो इक्वेशन तो कुछ यहाँ पे करके बनेगी, जहाँ भी सो किसी पॉइंट होगा, तो इसके पैरेलल बन रही है एक्स एक्सिस के। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन हमारे पास जो है वो अल्फा बन जाएगी। नेक्स्ट में हमारे पास वो कॉस फंक्शन दिया हुआ है, देखिए मुझे पता भी चल रहा है यहाँ से कि कॉस फंक्शन, इसको पढ़ लेते हैं।
द फर्म फिक्स कॉस्ट, तो हमें क्या पढ़ा था, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये हम पढ़कर आए थे। तो यहाँ देखिए द फर्म हैज अ फिक्स कॉस्ट इतनी पर यूनिट है एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर, द टोटल कॉस्ट क्या होगी, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमने क्या पढ़ा था, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो कहाँ पे फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, यहाँ पे गलत फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे भी गलत फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे सही फिक्स कॉस्ट, ठीक है, प्लस, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये ऑप्शन भी गई। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगी, राइट ऑप्शन हमारे पास अल्फा बन जाएगी। आगे चलते हैं। द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इस लाइन की हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो स्लोप हमारे सामने यहाँ साफ नजर आ रही है, क्या हो जाएगी, -3। ये देखिए यहाँ से हमें पता चल गया स्लोप हमारे पास -3। अब आगे पढ़ते हैं, द टोटल कॉस्ट कर्व ऑफ अ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ फोटोकॉपी इज लाइज, द टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या है, 5 है, कॉपीज हमारे पास कितनी होती हैं, 8 हैं, ठीक है, इसकी इतनी कॉस्ट आती है, तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 10 कॉपीज की। तो हम कॉस्ट फंक्शन लिख लेते हैं, c इंटू एक्स प्लस इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 5, टोटल कॉस्ट हमें कितनी आ रही है, 80, और 8 फोटोकॉपियों की कॉस्ट कितनी आ रही है, 116। अब वो कह रहा है अगर टोटल कॉस्ट बताओ 10 कॉपीज की, तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पे हमारे पास टोटल कॉस्ट 5 कॉपीज की है 80, 8 कॉपीज की है 116। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले केस में तो हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है 5 फोटोकॉपी की, वो कितनी आ रही है, 80। हमें यहाँ पे फिक्स कॉस्ट नहीं पता, फिक्स कॉस्ट लेस सपोज हम कोई ए ले लेते, वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 5। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये तो पहली क्वेश्चन बन गई। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 116 रुपये, और हम ए फिक्स कॉस्ट लेते हैं। यहाँ पे भी हमें वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ कॉपीज पता है जो कि 8 है। अब अगर यहाँ पे हम कोई वैल्यू ले लें, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हम m ले लेते हैं, यहाँ पे भी हम m ले लेते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट में हमने mm सपोज कर लिया। अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन 1 में से, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, -35। ये माइनस होगा तो ये और ये कट जाएंगे, और ये माइनस होगा तो इधर आ जाएगा इज इक्वल टू -3m। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो 35 डिवाइड बाय 3 क्या आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 35/3। अब कोई भी इक्वेशन लेते हैं, वहां पे m की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 80 इज इक्वल टू a प्लस 35 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। एलसीएम क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस 35 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 175 इज इक्वल टू 80 इंटू
3। तो 80 इंटू 3 क्या हो जाएगा 240। हाँ नीचे अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 3a प्लस 175। इस सारे को हल करके a की वैल्यू ले लेते हैं। 240 माइनस 175 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65 डिवाइड बाय 3। तो हमारे पास अब फंक्शन आ जाएगा। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें y इज इक्वल टू a प्लस एम एक्स, तो a की वैल्यू क्या आ रही है 65/3, m की वैल्यू क्या आ रही है 35 डिवाइडेड बाय 3, और x अब हमारा क्या होना चाहिए 10 कॉपीज, तो इंटू 10 कर लेंगे। इनको सॉल्व कर लें तो 65 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 415 डिवाइडेड बाय 3, जो कि बनेगा 138। तकरीबन आपके पास राइट ऑप्शन क्या बन जाएगी डेल्टा। अब ये जो सवाल है, हम ये जो नेक्स्ट इसका सवाल है मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस है टीवी जिनकी कॉस्ट ये, तो सेम एज इट इज वही सवाल है जो ऊपर हमने फोटोकॉपीज वाला किया। तो आपने इसी सवाल को उसी तरह जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में परफॉर्म किया, तो इस क्वेश्चन में आपने इसे परफॉर्म करके हल करना है। उसी तरह 2 क्वेश्चन बना लें और इसका आंसर आपने निकालना है। आगे मूव करते हैं, जहां हमें उसने जो है कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एक्स एंड वाई और कह रहा है कि वो पॉजिटिव है, साथ हमें इसे इक्वेशन दी है। तो ये क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू a प्लस एम एक्स की फॉर्म में लिख लेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 29 इस तरफ ले आते हैं, और ये जो है बल्कि आप एक काम करें y को यहीं पे रहने दें, x को उधर ले जाएं, तो 3y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 29। अब जो है 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 29, यहाँ पे x भी है। अब इसके x के अंदर आपने जो है ऑप्शन में से वैल्यू ले लेके x की वैल्यू पुट करते जाना है, और जो राइट आंसर आएगा y का, यानी कि अगर 2 पुट करेंगे तो 7 आ रहा है तो ठीक है, 5 पुट करेंगे तो 3 आ रहा है तो ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये उसी तरह का एमसीक्यू चीज़ आप परफॉर्म करके हल कर लेंगे। हम वीडियो लेक्चर्स के अंदर इसको कंप्लीट डिटेल में देख चुके हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। लाइन हैज इक्वेशन इतने एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, देन द वैल्यू ऑफ h। हमें क्या करना है h की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। इसको उसी तरह y इज इक्वल टू, उसने हमें जो है उसको जनरल फॉर्म में उसने हमें करके दिया है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। अब अगर हम h पुट करें, x की वैल्यू हम h पुट कर लेते हैं प्लस 7, और y की वैल्यू हम क्या पुट कर लेंगे h प्लस 15। तो इस इक्वेशन को आप कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हमने कंप्लीट अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर इक्वेशन को कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम डिस्कस करके आए थे। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं ऐसे, तो ऐसे सॉल्व कर लें, -3 यहाँ पे आ जाएगा h, ये 15 उधर चला जाएगा, -15 प्लस 7, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा -2h, और आप कर देंगे 15 माइनस 7, तो आपके पास आ जाएगा 8। तो बड़ी रकम के साथ नेगेटिव का साइन है, जैसे नेगेटिव 8 आ जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, h की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। तो ये आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपके पास ऑप्शन बी के अंदर है। उसके बाद अगले एमसीक्यूज के ऊपर मूव करते हैं। आगे आपको क्या कह रहा है, द पॉइंट P 2P लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन x प्लस 4y इज इक्वल टू दिस, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसी तरह आपने इस y की p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप इसको दोबारा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, x उधर जाके नेगेटिव x हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा,
उसके बाद क्या है y4 आप डिवाइड करते हैं -1 डिवाइड बाय 4 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 4। तो फिर आपने उसी तरह नीचे से ऑप्शन में से वैल्यू पुट करनी है और जिस वैल्यू के ऊपर जो है पहले आपने p की ये वैल्यू पुट करनी है x में यहाँ पे, और y में आपने 2p पुट करना है यहाँ पे। जैसे अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है हमने। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के फार्मूले जो थे वो मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कस करके आया था अपने वीडियो लेक्चर के अंदर कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं। अब उसने हमें एक फंक्शन दिया, आपको कह रहा है कि इसमें जो है आपने क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर आप देखें तो ये इक्वेशन कौन सी है, लीनियर है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आप ब्रेक इवन पॉइंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते। अब इसका जो है हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम उसके फार्मूलाज को डिस्कस करके आए थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना तो वो फार्मूलाज अप्लाइज हो रहे हैं, ना तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो हम एक जनरल अगर मैं आपके साथ फॉर्म डिस्कस करूँ तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट फंक्शन दिया है। तो प्रॉफिट फंक्शन का फार्मूला क्या था, P इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ये है, तो इसका मतलब ये जो होगा एक रेवेन्यू होगा और बकाया जो होंगी वो क्या होंगी, उसकी कॉस्ट होंगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली होता क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बताया था जहां पे प्रॉफिट जीरो, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किसके इक्वल होगी, ये क्वेश्चन जीरो के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है क्यू का आंसर आ जाएगा, वो हमारा क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो इसे हम कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन को जो है कैलकुलेटर पे पुट कर लेते हैं। हम इक्वेशन को कैलकुलेटर पे सॉल्व करना जो है कंप्लीट एक वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस कर आए थे। अच्छा 7, अब यहाँ पे हम क्यू तो नहीं है, x लिख लेते हैं, 7x माइनस एक्स स्क्वेयर, उसके बाद है -42 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेंगे, वो कहेगा सॉल्व फॉर x, हम कहेंगे जी सॉल्व फॉर x। इसका आंसर हमारे पास क्या गया, 3। तो 3 आंसर अगर हम देखें तो किस ऑप्शन में, सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगी डेल्टा। तो इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इसको जाकर जो है यहाँ से सॉल्व करें इक्वेशन के अंदर से। 5 पर इक्वेशन आ रही होगी तो उसके आपको दोनों आंसर दे देगा, ठीक है। मैं तो इसको वैसे ही जनरल सॉल्व किया, अगर आप इस इक्वेशन में जाकर सॉल्व करेंगे तो आपको ये 14 आंसर भी दे देगा, 3 आंसर भी दे देगा। तो इस तरह आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके, कभी कभी क्या होता है आपको एमसीक्यूज देख के अंदाजा या तो नीचे वाली ऑप्शन लगा के पुट करना पड़ता है, कभी कभी उस तरह सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर जो होता है एमसीक्यूज में इस तरह होता है कि आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। 1 नंबर 1.5 नंबर का एमसीक्यूज होता है तो उसमें आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो आप नीचे वाली ऑप्शन भी पुट करके, हम असल मकसद तो ऑप्शन करेक्ट बताना है ना, तो आप नीचे वाली ऑप्शन भी पुट करके यूज करके देख सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा बन जाएगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।